सिंगापुर साउथ ईस्ट एशिया का ऐसा देश जो 63 बड़े छोटे आइलैंड्स को मिलाकर बना है। ये काफी छोटा देश है साइज के हिसाब से। ये दुनिया में 177 नंबर पर आता है, जिसका टोटल एरिया 722 स्क्वायर किलोमीटर है और यहाँ की आबादी तकरीबन 56 लाख है, जो इसके साइज के हिसाब से काफी ज्यादा है और सिंगापुर को दुनिया की सबसे डेंस कंट्री बनाता है। एक ऐसा देश जो एक वक्त तक अपनी स्वतंत्रता के लिए भी लड़ाई नहीं लड़ पा रहा था, आज जब दुनिया उस देश को देखती है तो उसकी खूबसूरती और अमीरी की चकाचौंध से हैरान हो उठती है। ऐसी तरक्की कि एक बार शायद सिंगापुर भी खुद से ये पूछता होगा कि क्या सच में हम वही हैं जो आज से 50-60 साल पहले थे। तो आखिर ऐसा क्या हुआ था इस छोटे से देश के साथ, और आखिर वो शख्स कौन था जिसने इस मरते हुए देश को सांस दी। चलिए वक्त में थोड़ा पीछे चलते हैं। ये बात दूसरे विश्व युद्ध के दिनों की है, जब भारत, ऑस्ट्रेलिया और म्यांमार की तरह सिंगापुर भी अंग्रेजों का गुलाम हुआ करता था। सिंगापुर को गिब्राल्टर ऑफ ईस्ट कहा जाता था, क्योंकि सिंगापुर में ब्रिटेन सेनाओं की भारी मौजूदगी हुआ करती थी। फिर साल 1942 में जापान ने ब्रिटेन को शर्मनाक अंदाज में हरा दिया, लेकिन जापान भी बहुत दिनों तक सिंगापुर पर अपना कब्जा नहीं जमा सका। साल 1940 अमेरिकी विमानों ने जापान के कब्जे वाले सिंगापुर पर हमला बोल दिया और इस हमले में सिंगापुर पर जोरदार बमबारी की, जिससे यहाँ की व्यापारिक बंदरगाहों को बुरी तरह से नुकसान पहुँचा। लेकिन इसके बाद सिंगापुर ने अपने लिए एक नई कहानी गढ़ना शुरू कर दिया। जापान के कब्जे वाले दिनों में सिंगापुर की आबादी को तमाम प्रताड़नों का सामना करना पड़ा। ऐसी कई सारी पीड़ाओं को सहते हुए एक शख्स इसी देश में जन्म लेता है और आगे चलकर सिंगापुर का हीरो बन जाता है। असल में 16 सितंबर 1923 को जन्म लेने वाले ली कुआन यू एक चीनी उप प्रवासी परिवार की तीसरी पीढ़ी के बेटे थे। सिंगापुर के इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने वाले ली कुआन का अंदाज भी अंग्रेजों जैसा ही था। साल 1954 में ली ने पीपल्स एक्शन पार्टी (PAP) की स्थापना की। इसके बाद ली पार्टी के महासचिव बने और अगले 40 सालों तक इस पद पर बने रहे। साल 1959 के चुनाव में PAP ने बहुमत हासिल कर ली और इसी बहुमत के साथ सिंगापुर को स्वतंत्रता भी मिली। इसी तरह से सिंगापुर पूरी तरह से अंग्रेजों के नियंत्रण से निकलकर स्वशासित देश बन गया। दोस्तों, ये देश हमारे देश के आजाद होने के करीब 18 साल बाद आजाद हुआ था और ऐसी कंडीशन थी कि लगभग ज्यादातर जनसंख्या भी झुग्गी बस्तियों में रहा करती थी। सिंगापुर के पास ना तो खेती योग्य करने जमीन थी और ना ही कोई खनिज संपदा। तब मलेशिया के साथ 1963 में सिंगापुर का मर्जर भी किया गया ताकि वो इकोनॉमिकली मजबूत बन सके, लेकिन कई पॉलिटिकल और कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से ये गठबंधन ज्यादा दिन तक नहीं चल सका। इसके बाद 1965 में जब सिंगापुर को लगा कि ये कॉन्फ्लिक्ट्स और जाति समूहों के बीच हिंसक संघर्ष खत्म नहीं होंगे, तो सिंगापुर उस संघ से निकलकर स्वतंत्र देश बन गया। सिंगापुर के पूर्व प्रधानमंत्री ली कुआन मानते थे कि इजराइल की तरह सिंगापुर को भी छलांग लगाकर आसपास के क्षेत्र के अन्य देशों को पीछे छोड़ना है और बहुराष्ट्रीय कंपनी को आकर्षित करना है, और यही था ली का मास्टर प्लान। सिंगापुर के पास शायद ही ऐसी कोई चीज थी जिससे ये देश गरीबी से छुटकारा पा सके, लेकिन जियोग्राफिकली अगर देखा जाए तो सिंगापुर एक ऐसी जगह पर बसा था जिससे उसे बहुत फायदा हुआ। अगर आप गौर से देखेंगे तो समझेंगे कि सिंगापुर समंदर के रास्ते से गुजरने वाले कार्गोस को बेहद बढ़िया कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। उसी रास्ते से एशियन इकोनॉमीज जैसे चाइना, जापान एंड साउथ कोरिया का ट्रेड्स भी होता है। सुएज कैनल का काम जैसे ही 1869 में खत्म हुआ, सिंगापुर में ब्रिटिशर्स के लिए एक मेजर सी रूट बन गया। ब्रिटिशर्स ने यहाँ पोर्ट सिस्टम डेवलप किया ताकि वो ट्रेड कर सके, जिसके चलते सिंगापुर एक आइडियल लोकेशन बन गई। कई छोटी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज यहाँ सेट हो गई। साल 1972 में आजादी के महज 7 सालों बाद सिंगापुर की 1/4 कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स थी, जो फॉरेन ओनर्स की थी या फिर जॉइंट ओनर्स की। उस वक्त जापान और US मेजर इन्वेस्टर्स थे। 1965 से लेकर 1972 के बीच में इस देश का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन डबल हो गया था। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक 1965 में सिंगापुर की प्रति व्यक्ति GDP $516 थी और करीब आधी जनसंख्या
अशिक्षित थी, लेकिन इसके बावजूद सिंगापुर ने 1960 से 1980 तक जीडीपी में 15 गुना की बढ़ोतरी करके नया कीर्तिमान हासिल कर लिया। यही नहीं, ली कुआन की सरकार ने शुरुआत से ही सिंगापुर में रहने वाली मिश्रित आबादी को शिक्षित करने और मानव संसाधन पर पैसा खर्च किया, और उसी का परिणाम है कि आज सिंगापुर का लगभग हर इंसान शिक्षित है। और इनकी शिक्षा इसीलिए भी खास रही क्योंकि इन्होंने अपने एजुकेशन सिस्टम को इंग्लिश में रखा था, जिसकी वजह से यहाँ पढ़े लिखे नागरिक पूरी दुनिया के लगभग हर कंपनी से बड़ी आसानी से जुड़ पाते हैं। कहते हैं कि इस देश का एम्प्लॉयमेंट रेट करीबन 65% तक है। सिंगापुर ने टेक्निकल स्कूल सेटअप करवाए और इस ट्रेनिंग्स के लिए इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन को पे भी किया ताकि अनस्किल्ड वर्कर्स को ट्रेनिंग दी जा सके, जिसके चलते वो हाई एंड गुड्स भी एक्सपोर्ट करने लगे। 1970s तक सिंगापुर टेक्सटाइल, गारमेंट्स और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट करने लगे थे। 1990s के आते तक उन्होंने बायोटेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल्स, इंटीग्रेटेड सर्किट्स और एरोनॉटिकल स्पेस इंजीनियरिंग में भी कदम रखा। हालांकि सिंगापुर के पास कोई नेचुरल खनिज नहीं था, लेकिन उनका सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है और इस वक्त सिंगापुर के पास 3000 MNCs ऑपरेट कर रही हैं, जिसमें से 2/3 तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है जो एक्सपोर्ट बिजनेस में अहम रोल निभाती है। सिंगापुर की जियोग्राफिक लोकेशन ने इसकी शिपिंग इंडस्ट्री को बहुत ग्रो करवाया है। यहाँ से गुजरने वाले कार्गोस अपने फाइनल डेस्टिनेशन पहुँचने से पहले ट्रांसशिपमेंट करते हैं, यानी सिंगापुर में गुड्स को अनलोड करके दूसरे कार्गो में लोड करवाते हैं, जिसके कारण शंघाई पोर्ट के बाद ये दुनिया का सबसे बिजिएस्ट पोर्ट है। यही नहीं, सिंगापुर का एयरपोर्ट एक बढ़िया कनेक्शन हब भी है बाकी इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए, जिसके चलते यहाँ टूरिस्ट भी काफी अट्रैक्ट होते हैं। सिंगापुर के सरकार के मुताबिक साल 2017 में यहाँ करीब 1,74,00,000 टूरिस्ट ने सिंगापुर का भ्रमण किया था, जो कि सिंगापुर की जनसंख्या के करीब 3 गुना है। $12 बिलियन तो सिर्फ टूरिस्ट ट्रैवल से ही आता है, जो सिंगापुर के जीडीपी का 4% है। कम टैक्सेशन रेट्स होने की वजह से बहुत से स्विट्जरलैंड के एसेट्स ने सिंगापुर में शिफ्ट कर लिया है, जिसके कारण सिंगापुर को लोग द एशियन स्विस भी कहते हैं। कम टैक्सेस होने का ये मतलब नहीं है कि यहाँ की सरकार को टैक्सेस पसंद नहीं है, बल्कि यहाँ अलग अलग तरीकों से टैक्स कलेक्ट किया जाता है। व्हीकल्स पर काफी ज्यादा टैक्सेस लिए जाते हैं। 2018 में $3.6 बिलियन सिर्फ यहाँ की सरकार ने व्हीकल टैक्सेस से कलेक्ट किए थे। छोटे शहर और ट्रैफिक इश्यूज की वजह से लोग यहाँ कार्स खरीदना पसंद नहीं करते और गवर्नमेंट इस व्हीकल टैक्सेस रेवेन्यू से पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर बनाने में यूज करती है। और इस देश की गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट और FDI से जनरेट हुआ रेवेन्यू इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट किया है और साथ ही साथ इस देश ने अच्छे फंड्स में भी इन्वेस्ट कर रखा है, जिसके साथ उनके कंबाइंड एसेट्स कुल $900 बिलियन है। सिंगापुर को एक बेहतर जगह बनाने के लिए सिंगापुर के लोगों ने भी यहाँ की सरकार की खूब मदद की है। दरअसल सिंगापुर की सरकार ने आबादी को नियंत्रण में लाने के लिए 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले लोगों पर कर लगाना शुरू कर दिया था, क्योंकि वहाँ के क्षेत्रफल के हिसाब से पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है। यही नहीं, भ्रष्टाचार की समस्या से निपटने के लिए सिंगापुर में ऐसे कड़े कानून बनाए गए जिनकी वजह से भ्रष्टाचार में कमी देखी गई और आज के वक्त में सबसे कम भ्रष्टाचार वाले देशों की लिस्ट में सिंगापुर तीसरे नंबर पर आता है। चाइना और रशिया जैसे देश भी इस लिस्ट में काफी पीछे हैं। दोस्तों, जिनके नेतृत्व में सिंगापुर को एक स्लम कंट्री से आज दुनिया की अमीर कंट्री बनाया, उस ली हुआन ने एक बार कहा था कि आखिरकार मुझे क्या मिला, एक सफल सिंगापुर, और बदले में मैंने क्या दिया, मेरा जीवन। मतलब उनकी क्या सोच थी यार। आपको सिंगापुर के बारे में सबसे अच्छी खास बात क्या लगी, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में। शुक्रिया।